आपको भी दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैम आपने ग्रुप में गुड इवनिंग क्यों लिखा? सॉरी जी, कॉपी भेजते ना वो मैसेज। मैम आयुषी मैम ने पढ़ाया था मैं। हाँ जी मुझे पता है, मैंने ही उनको बोला था आयुषी मैम को पढ़ाने के लिए। गुड इवनिंग अमन जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। अरे हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ बार बार, मेरे मुंह से वही इवनिंग ही निकलता है, बिकॉज मोस्टली सारी क्लासेस इवनिंग में होती है ना। तुम्हारा ये एक बैच होता है जिसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ता है, मतलब पढ़ाने के लिए, और सुबह उठ तो वैसे भी जाते हैं। मैम आवाज कम आ रही है आपकी। कौन बोला ये आते ही वो भी आवाज के लिए? अमन आप बोले शायद ना। मैं दोबारा रिजॉइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल रिज्वाइन करें, बिकॉज मेरा नेटवर्क बिल्कुल सही चल रहे हैं, अब नजर ना लगाए मेरे नेटवर्क को। बस एक बार मैं अपना ये दूसरे फोन से लॉग इन कर लूँ। अब ठीक है मैम। अब ठीक है जी। चलो जी, हमारा भी यहाँ पे ज्वाइन हो गया साथ में, तो अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। मैम 15 चैप्टर नहीं हो रहा। कौन सा चैप्टर नहीं हो रहा? चैप्टर बच्चे जी आपका लास्ट क्लास में स्टार्ट हो चुका होगा, मैम ने करवाया है आपको, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी का आज हम क्या क्विक रिवीजन लेते हुए चलेंगे। आपको अब पता होना चाहिए कि हम लोग ये सारे टॉपिक्स जो है करने वाले हैं, जो कि कंप्लीटली कहाँ से लिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी को नहीं छोड़ा है। चलिए जी, बिफोर आई प्रोसीड, लास्ट आपकी एक क्लास हो चुकी है, तो उससे पहले आप मुझे बताएंगे हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस चैप्टर? मैम हाँ जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा प्लांट का। आपके ही जनता जनार्दन ने कहा है कि मैं हमको पहले यही वाला चैप्टर करना है। मैम ये तो बेकार है, इसमें कोई नीट करे के ये वो ये बेकार है देवेंद्र जी, आप बोल रहे हैं ऐसा सच में? यस मैम। अभी किसी कॉम्पिटेटिव मैम एग्जाम को उठा के सारी देखा है क्या? किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर उठा के देखा है आपने? मैम ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा था इम्पोर्टेंट चैप्टर सारे है। एक साथ होता तो मैम बोर्ड भी होता। सारा एक साथ होता तो क्या होता जी? बोर्ड भी कवर हो जाता उसमें। नहीं जी बिल्कुल, आपका बोर्ड पे बोर्ड, फोकस है। सुनो मेरी बात, एक सेकंड रुको। ये रही तुम्हारी एनसीईआरटी बुक, पहले आप मुझे बता दो, क्योंकि ना ये आपके क्लास के ही बच्चे हैं जो हम लोग को बोलते हैं ये सब करवाने के लिए, इसीलिए फिर आपकी जो प्रिंसी कहती है वही हम लोग करते हैं। आप लोग कौन सा चैप्टर एक्सपेक्ट कर रहे हो? प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? यस मैम। ओके, मैम ह्यूमन वाला करवा दो यस मैम। सारे। सुनो मेरी बात, तो अभी के लिए यस मैम लगातार। ओके देवेंद्र जी सुनिए मेरी बात, बट कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा जी ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, एंड इसको आप लिख के रख लो कि हाँ इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। दूसरा थिंग जो आप कह रहे हो बोर्ड का फोकस करके, ठीक है, जो आपका मंडे से चैप्टर स्टार्ट होगा दैट विल बी प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलेगा ये आपको, या इसमें भी मैम दिक्कत है? संडे में तो भी बहुत दिन है। आज कौन सा दिन है शिव जी? आज बुधवार है, मतलब 3 कितने दिन दिन हो और? रहे हैं। तो 3 दिन झेल नहीं सकते चैप्टर? और झेलना नहीं है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज तो तुम्हारी क्लास में लड़कियां भी ज्वाइन कर रही हैं, मैम इकरा, हमें नीला। पता है ये इम्पोर्टेंट है, बच्चे बता रहे नहीं है। नहीं बच्चा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस बच्चे ने तुमसे कहा, गुड मॉर्निंग इकरा, कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं तुमको क्या बोलते पढ़ाती क्या? हाँ एक बार को मान सकते हो, जो आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट ब्रीदिंग वाला चैप्टर हो गया, देन आपका न्यूरल कंट्रोल हो गया, इसके बाद जो चैप्टर है इसमें, मतलब चैप्टर 18 जो तुम्हारा ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज क्या करना ना, आप लोग का जब ये क्लास ओवर होगा उसके बाद आप जाके ना उसमें मार्क्स जो कि क्या बोलते हैं कैरी करते हैं चैप्टर वाइज, उसकी शीट निकालना एक बार गूगल से, फिर मुझे बताना अगली क्लास में कि कितने मार्क्स का ये चैप्टर जो है या ये पूरी यूनिट जो है होल्ड करती है। ठीक है जी? यूनिट में? हाँ जी इकरा जी, यूनिट में आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी यूनिट से ही मिलके हमारा चैप्टर बनता है ना, तो छोटे छोटे चैप्टर से मिलके ही हमारी यूनिट बनती है ना। चलो जी, पहले बताइए जी, हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में? बोले जी। कल आप लोग की एक हल्की सी क्लास जो है हो चुकी है। विशाल जी दैट वाज अ वेरी कोई बैड कमेंट। स्किन से लेता है, सांस कोई दिल से लेता है, कोई
इसके फेफड़े होते हैं, यही सब बता। और कुछ? मैम डेविड को चेंज करते हैं हम, CO2 निकालते हैं और O2 लेते हैं। देखो जी, अगर इसको आप अमन शिव जी की respiration बात कहते कहोगे तो शिव जी ने कहा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, शिव जी बोलने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है, मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे, रेस्पिरेशन कह लो या फिर आप कह लो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है जी, आप ऐसे लिख के आएंगे। इकरा जी आप कुछ कह रही थी? कुछ मैम भी? O2 का लेना, CO2 का निकालना यानी छोड़ना। ठीक है जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने ये भी लिख लिया। और कुछ? एक क्लास ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। ब्रीदिंग मतलब CO2 का मतलब गैसेस का एक्सचेंज, और रेस्पिरेशन मतलब फूड का बनना O2 की साइड। बिल्कुल सही बोले हैं शिव जी। थोड़ी थोड़ी चीजें तो पल्ले पड़ी हैं उनके, बोलते थोड़े ज्यादा हैं बट उन्होंने बात बिल्कुल सही है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को उन्होंने बहुत ही करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया कि ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये पॉइंट इकरा जी ने कहा था। और कुछ? बस ये 3 लाइनें ही आती हैं आपको इस चैप्टर के बारे में? कि मैं तो चाहती हूँ कि आप कम से कम 8 से 10 पेजेस लिख के आए। हाँ देवेंद्र जी बताइए। मैम ह्यूमन के पार्ट बताए थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, ऑर्गन्स इन्वॉल्व बताए थे। और कुछ? नोज वगैरह, लंग्स। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। बच्चा वो रेस्पिरेशन में पूरा कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन मैम ऑफ बस हमें यही बताया गया था, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर, और चलो जी फिर आ जाओ रेस्पिरेशन। जी, ये आपके कुछ और बच्चों ने बताया था कल जब मैंने जिस तरीके से स्टार्ट किया था चैप्टर, कि उन्होंने बताया था कि मैम हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स होते हैं, उसमें से सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हमारा 4th टाइप का, उनको पता नहीं है कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास। अच्छा आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? मेजर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप, कौन कौन से? देवेंद्र जी, विशाल जी आपके आंसर में आप एरोबिक सुभान अल्लाह चल रहे हैं। एरोबिक एनारोबिक। देवेंद्र जी अब हम ना क्या बोलते हैं, प्लांट्स की दुनिया से बाहर आ गए, हम आ गए हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में 4 टाइप के होते हैं हाँ जी, कौन कौन से? मैम। एक लंग्स के थ्रू, एक गिल्स के थ्रू, एक स्किन के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो, गंदे बच्चे हो सारे के सारे। चलो ये अपने क्लासमेट्स के और भी पॉइंट्स देख लो, ये तुमको क्या नॉर्मल कुछ नहीं आ रहा है जिनको, उनको हेल्प करेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है एक, बट हमारे जो बेसिकली होते हैं ना 4 टाइप्स के होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से। दूसरा क्या हो रहा है इसमें, ये वाला पॉइंट तो आपने बताया कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स का, डिफरेंट ऑर्गन्स का रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम और कैपेसिटी, कि कितना हमने कौन सा गैस को इनहेल किया और कितना हमने कौन सा गैस को एक्सहेल किया, ये भी आप इस चीज में पढ़ोगे, ठीक है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बारे में भी आप यहाँ पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ये भी कुछ एक पॉइंट्स बताए थे आपके उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पहला पॉइंट चिपकाना नहीं मतलब बोलना था, यू शुड हैव स्पोकन कि मैम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन मानते हैं ह्यूमंस वाला, प्लांट्स की दुनिया से बाहर आ जाइए जी, ठीक है। गुड मॉर्निंग अरुण जी, थोड़ा सा लेट है आप। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ये, कैसा प्रोसेस है बच्चा जी? ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यहाँ एक्सहेलेशन और इनहेलेशन हो रहा है, वही बात है। यहाँ आप एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन भी लिख सकते हो। पल्मोनरी वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स जो है, कैपिलरीज जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन का फुल फॉर्म हमने डिफ्यूजन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन हम किसका पढ़ेंगे? यहाँ हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का,
क्योंकि हमारे बॉडी के सेल के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तभी तो हम उसको लेके जाएंगे। क्योंकि हमारा जो फूड था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो रहा था बच्चा जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी को निकाल रहा था, राइट। तो ये हमारा कहाँ चल रहा था कहानी, हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ा था, हमने क्या वर्ड यूज किया था, हमने वर्ड यूज किया था सेल्यूलर रेस्पायरेशन। क्या वर्ड था, सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। तो इसका मतलब ये हमारे सेल के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि हम लोगों ने ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज कर लिया, और हमारे पर्टिकुलर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। एंड इज ऑल अबाउट व्हाट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया हमारा, कौन बताएगा, CO2 CO2 का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन बहुत सारा है, हमारे सेल में कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपने एक और चीज भी पढ़ी होगी कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन या क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें चल रही होंगी। नहीं जी बच्चा, ये एटीपी नहीं है अभी, यहाँ पे एटीपी ये रहा, एटीपी का खेल खत्म हो गया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि ये इंट्रासेलुलर मतलब कि विद इन द सेल भी होगा, और इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में भी होगा, और इसी से रिलीज करेगी, जैसे अभी शायद इकरा ने बताया कि वही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। देखिए जी, मैं ज्यादा क्योंकि आपकी मैम ने आपको मैम ने बता दिया था, इसलिए मैं वहां तक नहीं जाऊंगी। मतलब मैम ने आपको कहाँ तक कराया था, पहले मुझे ये बता दो। ये चित्र तक करवाया था यहाँ तक मैम, ये शुरू किया था, मतलब इंट्रोडक्शन दिया था, मैम ने बोला था कि मैम आगे करवा देंगे, इतना थोड़ा ये सा हुआ था रेस्पिरेटरी सिस्टम कंडक्टिंग पार्ट्स एंड एक्सचेंज पार्ट्स। नो मैम, नो नहीं हुआ? मैम, ह्यूमन से आपको शुरू करना है नो पूरा। मैम, कहाँ से स्टार्ट करना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ह्यूमन से। सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेशन, ठीक है जी। मतलब ये मैम ने सारा करा दिया था। तो हम बिफोर हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा क्या, जो मैंने कल एक चार्ट बनाया था सारे बच्चों के लिए, वही वाला चार्ट जो है मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देती हूँ, ताकि दोबारा बनाने से अच्छा है कि आपको इसी में समझ में आ जाएगा। ये है हमारा पूरा चार्ट। देखो, जिसको कुछ भी लिखने का एग्जाम में मन नहीं है, वो एटलीस्ट ये छोटे छोटे से पॉइंट्स लिख के जरूर आना, इसके बिना तो मत ही आना एटलीस्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देती हूँ आपके लिए, अभी हम ये दोबारा से यहाँ पे बनाए के सीख लेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा साफ सुथरा लग रहा होगा आपको, और आपको समझने में भी इजी होगा। देखो जी, सबसे पहला पॉइंट जो आप लिख के आओगे उसमें रेस्पिरेशन। इकरा, तुम तो मेरी पुरानी स्टूडेंट हो राइट, या वो इकरा दूसरी है? क्योंकि एक इकरा को तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, व्हाट्सएप पे बहुत, मुझे तो लगा तुम वही हो। वैसे मेरा नाम है अंजलि शर्मा, मुझे तो लगा तुम वही मेरी पुरानी स्टूडेंट आ गई हो। वो एक और इकरा को थी जिसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओके ओके, कोई नहीं, वो दूसरी होंगी फिर। हाँ जी, अंजलि शर्मा नाम है मेरा, अंजलि मैम बोलते हैं अरे बच्चे मुझे। चलो जी, क्या पढ़ना है हमने रेस्पिरेशन में, कि रेस्पिरेशन कह लो या ब्रीदिंग ऑफ गैसेस कह लो, ब्रीदिंग कह लो या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह लो। हम क्योंकि पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स को बिल्कुल भूल जाओ अभी अब आप, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, वही चीज जो प्लांट्स में होती है वही यहाँ पे भी होगी। क्या हो रहा है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ठीक है जी मैम, हमको पता है। वी ऑब्टेन एनर्जी, हम लोग जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी हमको किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। कैसे मिलती है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, फॉर्म लिखा हुआ है हे भगवान, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये आप लोग लास्ट पार्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। फूड या मैक्रोमोलिक्यूल कुछ भी ले लो, और बेसिकली हमारा फूड क्या था सबसे मोस्ट पॉपुलरली, ग्लूकोज। बिल्कुल सही जी अमन जी, ग्लूकोज हमारा सबसे पहले होता था। उसके बाद कौन सा नंबर आता था अगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स को हटा दे तो? फैट और प्रोटीन। पहले फैट्स, बिल्कुल सही, और फिर हमारा प्रोटीन, बिल्कुल सही बोले अमन जी, याद है अमन जी को। देखो जी, बाकी क्लास क्या सो रही है क्या? नो चलो मैम। जी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम पढ़ चुके हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मैंने आपसे कहा आपको वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो फेसेस हैं। फेसेस का मतलब क्या हो रहा है, इंस्पायर मतलब कि हमने चीज को अंदर लिया, ठीक है, और
एक्सपायर मतलब एक्सहेल करना, मतलब कि हमने उस गैस को रिलीज किया। तो इसको हम कहते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वी इनटेक गैस एंड द प्रोसेस बाय विच वी एक्सहेल गैस। देखो अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, और सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सी गैस का होता है? सबसे ज्यादा नंबर, बिल्कुल सही। मैम नाइट्रोजन है अपना। आपको क्या CO2 लगता है कि जब हम लोग नाइट्रोजन सारी गैसेस ये एक्सहेल इनहेल कर रहे होंगे, तो क्या नाइट्रोजन हमारी बॉडी के साथ अंदर नहीं जा रही होगी? जा रही होगी, जा रही जा है। रही होगी, ठीक है। बट फिर भी हमारी बॉडी यूज किसको करती है? सिर्फ ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इसका को। हाँ स्पेशल रीजन होगा जो कि आज के क्लास में आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब आपको ये भी सीखना है कि इनहेलेशन को ही हम इनहेल करना, या जिससे हम कहते हैं उसको ही हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है जी, हमको समझ में आ गया। दूसरा है हमारा एक्सेलेशन, जिसको हम क्या एक्सपायरेशन भी कहते हैं, और वो कैसा प्रोसेस है? पैसिव। वो एक हमारा पैसिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही बोले। ठीक है, अब आता है 4 टाइप का रेस्पिरेशन, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थी। ठीक है, वो है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑल्दो मैंने लिख दिया तो बार बार अब तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। पल्मोनरी जैसे ही हम वर्ड यूज करेंगे तो आपको क्या याद आएगा? पल्मोनरी हमारा सीधे सीधे कनेक्ट करेगा लंग्स के साथ। लंग्स। ठीक है, और वेंटिलेशन, वेंटिलेशन पता है ना, जैसे लोग घर में अपने खिड़कियां बनाते हैं और किचन में क्या वो क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर्स लगवाते हैं। वेंटिलेटर्स ही बोलते हैं ना उसे, जो पंखा टाइप होता है कि जो हम लोग पंखा लगाते हैं वो निकल जाए, वेंटिलेटर ही कहते हैं शायद ना। ठीक है, तो वेंटिलेशन का मतलब क्या क्या कहते हैं अमन जी? पता नहीं क्या कहते हैं। वो एक लगता है किचन में छोटा सा पंखा होता है, एडजस्टमेंट कहते हैं हम। एग्जॉस्ट कहते हैं शायद, राइट है ना। तो उसको ना बहुत सारी जगह पे वेंटिलेटर्स भी, वेंटिलेशन के लिए भी कहा जाता है। वेंटिलेशन के लिए कैसे, जैसे लोग घर में अपने क्या खिड़की भी बनाते हैं, और दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा वो भी बना देते हैं कि वो किसके लिए है? ये वेंटिलेशन के लिए। हाँ जी बिल्कुल सही है आयुष जी, एग्जॉस्ट कहते हैं, हम भी एग्जॉस्ट ही कहते होते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो। वेंटिलेशन जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम कहाँ से यूज कर रहे हैं? एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हम जो पल्मोनरी वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लंग्स वाले पार्ट से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या चल रहा होगा? देखो इन चारों में ही आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बट कहाँ पे किसके बीच में हो रहा है वो आपको याद रखना है, और यहीं से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, या फिर इट इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो बिटवीन हमारा एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर एंड किसमें होगा अब? लंग। बिल्कुल सही, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि बच्चा जी हमारी लंग्स की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लंग्स? तो एल्वेलाई ही हमारे लंग्स की यूनिट होती है, करता धरता। ठीक है, तो ये यहीं पे गैसों का एक्सचेंज होता है। हाँ जी बच्चा जी, कि में गैसों का एक्सचेंज होता है ना मैम। गैसेस का एक्सचेंज होता है, बस इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी क्या बोल रहे हो आप? ये कह रहे हैं एल्वेलाई। नहीं होता है सर। इकरा जी मुझे आपकी भी समझ में नहीं आ रही आवाज, आप लोग क्या बोल रहे हो? हम ये बोल रहे हैं कि गैसों का एक्सचेंज इसी में होता है ना। हाँ जी, सबसे पहला जो गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसों का एक्सचेंज नहीं, सबसे पहला जो गैसेस एक्सचेंज होगा ना बच्चा जी, वो यही होगा। आप इसको ना एक डायग्राम के थ्रू से भी हेल्प याद कर सकते हो कि ये रहा आपका बादल, वादल बना दो थोड़ा सा, एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, और ये रही हमारी, इसको थोड़ा और किनारे कर देते हैं, ये रही हमारी लंग्स। अभी थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, बाद में अच्छे से बनाएंगे। लंग्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? एल्वेलाई। ऐसे ही होते हैं कुछ लास्ट में देखिए, मतलब ब्रोंकियस, ब्रोंकियल से मिल के। तो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ चल रहा है? एटमॉस्फेयर से इनफ्लो और यहाँ से आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड हमारा क्या? एल्वेलाई ऑफ लंग्स। अब इसका याद करने का तरीका क्या है कि आपको यही सीक्वेंस याद रखना है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा एक ट्रिक क्या है आपकी कि जहां से ये एंड हो रहा है ना, अगला वाला स्टार्ट भी वहीं से होगा। तो एक चीज आपको समझ में आई कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब आप वर्ड यूज करोगे तो इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई ऑफ लंग्स एंड
इसके बीच में मुझको क्या बोल रहे? किसने बोला ये एटमॉस्फेयर वर्ड? किसने बोला? पहले मुझे नाम बताओ, एटमॉस्फेयर किसने यूज किया? अब चुप हो गए। मैम मैंने बोल दिया। निगम, राइट? यस मैम। आपसे तो ये उम्मीद नहीं है भाई, आप तो अच्छे बच्चे में से आते हो मेरी क्लास में। ये जो है मैंने आपसे कहा कि लास्ट वाले से स्टार्ट होगा, अगर फिर मैं इसको ले लूंगी तो डिफरेंस क्या होगा भाई? दोनों तो एक ही बात हो गई ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारा किसके बीच में होगा? इट विल बी बिटवीन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स। बिल्कुल सही वर्ड लाए हैं देवेंद्र जी। एल्वेलाई ऑफ लंग्स एंड हमारा क्या लिखा उन्होंने? ब्लड कैपिलरी। ठीक है, कितनों को ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर हुई? अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपका जो लास्ट वाला होगा वही आपके नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग होगा। तो इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होगा? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू के बीच में हमारा। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन हमारा किसके बीच में होगा? इट विल बी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे आके हमारी जो गैसेस हो जाएंगी ना वो स्पेसिफिक हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू। और सेलुलर रेस्पिरेशन तो आपको पता ही है कि क्या होता है तो सेल में होती है। हाँ, नहीं सेल के अंदर होती है, बिल्कुल सही। ये एक हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बताया ना, इसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म सब आता है। Yes, ma'am. हाँ जी, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग जो ये एक्सचेंज हुआ है उसको यूटिलाइज करके फूड बनाते हैं, या फिर हमने क्या पढ़ के आए हैं? सेम ये हमारे प्लांट्स की तरह है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या मैक्रोमोलिक्यूल। और यहीं पे आप अपनी जो क्या वही पुरानी लाइन चिपका के आओगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमारी एनर्जी। ठीक है जी, ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? बोलो जी। यस क्लियर हुआ? अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। ये बात आपको मैम पढ़ा चुकी है तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हमको कहाँ से करना है जी? यहाँ से। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। कि देखो जी क्या क्या है, पहले थोड़ा सा हम जो इतना मेहनत करके जिसने स्लाइड बनाई है उसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसे मैं अपने तरीके से पढ़ाती हूँ मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि ये एक ऐसा है बच्चा, एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें क्या बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और साथ में क्या कुछ तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्वॉल्व होंगे। क्या मैंने कहा? स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व का मतलब होता है, नहीं जी विशाल जी, ये 12 आवर्स बैच है। ठीक है, ये जो आपका है वहां पे क्या होगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। मतलब कैसे? गैसियस एक्सचेंज जब हो रहा होगा ना, आपको पता होना चाहिए चीजें क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऐसे करके होंगी। ठीक है जी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमारे ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। डायरेक्ट हम इस पे आगे पार्ट्स, जस्ट एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, इसके पार्ट्स के बारे में आगे है। हाँ जी है, चलो ठीक है। फिर अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लो कि ये रहा हमारा सीरीज ऑफ वर्क कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे नोज से फेरिंग्स के पास आई, फेरिंग्स से लेरिंग्स के पास गई, लेरिंग्स से ट्रैकिया के पास गई, ट्रैकिया से ब्रोंकिया या ब्रोंकियोल के पास गई, ब्रोंकिया या ब्रोंकियोल के पास से एल्वेलाई के पास आई, और वहां से हमारी लंग्स के पास आई। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जिसको भाई ट्रिक आती हो या कुछ आता हो तो वो प्लीज मुझे भी ट्रिक्स बता दे, थोड़ा सा सिखा दे, सो दैट मैं बाकी बच्चों को भी बता सकूं। आपको नहीं आता ट्रिक? मुझे ट्रिक्स नहीं आते हैं शिव जी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ चीज कि आई एम वेरी बैड इन मेकिंग ट्रिक्स, और मैं ट्रिक्स बना के ना भूल भी जाती हूँ, तो इसलिए मैं ट्रिक्स पे नहीं जाती हूँ। अगर किसी को भी आती हो नेहा मैम से व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप। यस मैम, नेहा मैम बहुत अच्छी बताती हैं। क्या यस मैम। एक काम करना ना, सुनो मेरी बात, या मैं मैम पूछूंगी तो मैम भी मैं अच्छी पूछूंगी बताती तो बड़ा हैं। अजीब लगेगा। मैम हाँ आप जी, मैं नंबर दे दो, हम पूछ लेंगे। तुम लोग के पास Yes, तुम्हारे ma'am. पास नंबर नहीं है? इतनी अच्छे से पढ़ते हो सब लोग, पूरे टाइम नेहा मैम मैम हम नेहा मैम नंबर करते रहते हो। लेके क्या करेंगे, इसीलिए हमने नहीं लिया। उनके ग्रुप में जिसमें आप ऐड रहे होगे वो मैसेज तो भेजती होंगी ना आपको, वही तो उनका नंबर होगा। मैम नहीं, ऐसे नहीं, हम मतलब उनके बैच में नहीं थे ना, वो मैम बैच हमारा में नहीं थे मैम। वो शाम तुम्हारी वाली बैच कौन क्लास सी? में थी, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वो मैम क्लासेस। मैम वो कौन से बैच में? वो कौन से बैच में हो तो मुझे भी नहीं पता है।
तुम लोग को चलो कोई नहीं, इतनी सिंपल सी चीज के लिए तुम लोग अगर ट्रिक्स याद करोगे पता नहीं यार आगे कैसे करोगे जिंदगी में। मैम चलो ये सब कोई नहीं। समझ में नहीं आता, ये क्या क्या होता है मैम, एक बार बता दो इसे, नोज वगैरह से क्या होता है। सबसे पहले हमारी जो बच्चा जी इसके बारे में ना हम एकदम डिटेल में आपको करते जाएंगे तो आपको चीजें याद है। आपको बस थोड़ा सा सीख, अच्छा ये काम करते हैं, आज के लिए हम ये 4 याद कर लेते हैं, ये 3 हम लास्ट में याद करेंगे, ठीक है? आज के लिए ये 4 याद कर सकते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा पहले मुझे बताओ, हम ये लास्ट के तीनों को छोड़ो, अभी के लिए गोली मारो इनको, ठीक है? मैम शुरू के याद कर लेते हैं, याद हो छोटे छोटे वर्ड है। ये सबसे पहले गूगल नोज, पे क्लिक आ रही है। गूगल पे ट्रिक आ रही है, इकरा जी फटाफट से लिखो सो दैट मैं भी देख लूं उसे, या बता दो तुम मुझे तो मैं भी यहाँ लिख दूं आपके लिए। फिर हमारा इतना तो याद कर लो, पहले लिखो। फेरिंग्स फिर लेरिंग्स फिर ट्रेकिया, ये वाले पार्ट सारे के सारे पहले लिखो। अरे राजीव, आपको पता है ना वो कौन सी कहावत है वो, साईं इस संसार में भांति भांति के लोग तो वही ये भांति भांति के लोग हैं हमारी क्लास में। ये चारों याद है आपको? पहले मुझे बता दो, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया। यस मैम। थैंक यू आयुष यस जी। मैम। आयुष जी आज आप बड़े शांत शांत से हैं, बस शांति से लिख रहे हैं, बोल नहीं रहे ज्यादा। नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, मैंने 4 बार बोला, मेरे को याद हो गई है, ठीक है? अब देखो जी मेरे को एक्चुअली ना ये ट्रिक्स भी ज्यादा समझ में नहीं आती। सबसे आपको पता है सबसे एक्सटर्नल ऑर्गन हमारा क्या है? नोज। थोड़ी ज्यादा लंबी बन गई बट आप यहाँ से देख समझ लो, ठीक है? कि ये हमारी नोज है, उसके जस्ट पीछे नोज हमारी ऐसे है जिसमें आपके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है? नोज एंड बहुत जगह मेंशन्ड है, उसके जस्ट साथ में ना हमारा प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। ये अगर हमारा, देखो जी बच्चा जी, थैंक यू आयुष जी, देखो आयुष जी को सब याद भी हो गए, ठीक है? ये हमारा नोज प्रेजेंट है बच्चा जी, फेरिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है? अगर ये 2 आपको याद है ना तो बाकी 3 आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा देखो नोज का काम तो यहीं पे खत्म, ठीक है? ये हमारी आगे जाके कहीं ना कहीं इससे ही कनेक्ट हो जाएगी, और ये दोनों जाके किस में मिलती हैं? ये जाके मिलती है हमारी लेरिंग्स के पास। हमारा नॉस्ट्रिल और फेरिंग्स जो है लेरिंग्स के पास, ये रही हमारी लेरिंग्स, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि ये पीछे से जो पीछे वाली लाइन आ रही है कार्टिलेजिनस वाली, ये जो सी शेप का प्रेजेंट है ना, ये देखो 2 चीजें चल रही हैं ऐसे करके ना, एक पीछे से पाइप दिख रही होगी आपको, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है? जो कि ऑयसोफेगस के साथ ऐसे करके जुड़ी होती है, ठीक है जी? बट इसके ऊपर ना एक सी शेप्ड कवरिंग प्रेजेंट है जिसको हम हिंज कहते हैं, ठीक है? इस शेप की सी शेप, ये पता है क्या डॉर्सली कनेक्टेड होती है, नहीं कनेक्टेड है, पूरी तरीके से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों, कैसे, कहाँ पे, बट ये ऐसे इस शेप में होती है, जैसे वो नहीं होता है इस शेप का जो होता है हक्कल लाइक, दिख रहा है आप लोग को इस टाइप की, ठीक है? ये रही हमारी पाइप जो जा रही है, इसको इसने ऐसे पकड़ा हुआ है। ये अगर हमारा ये ट्रैकिया जा रहा है, इसको इसने बस इस तरीके से पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रैकिया के साथ ही पीछे में अटैच क्या है? इसके पीछे में अटैच्ड है ऑयसोफेगस। तो ये ऑयसोफेगस को नहीं पकड़ेगी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिया को पकड़ेगी। और ट्रैकिया के बाद ये देख रहे हो यहाँ पे आके ट्रैकिया क्या कर गया? बाइफरकेट कर गया। बाइफरकेट करना मतलब समझते हो? बाइफरकेट करने का मतलब होता है डिवाइड हो गया इनटू 2। ये बाइफरकेट हो जाएगा अगर आप कोई पूछता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किस पॉइंट से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जस्ट पीछे हमारा क्या वर्टिब्रल कॉलम भी चल रहा है। तो T5 जो है ना, थोरैक रीजन 5, ये वहां पे आके, वहां से आके ये बाइफरकेट करते हैं, वहां से आके ये डिवाइड हो जाते हैं। ये ट्रैकिया हमारा देखो, जहां जहां हमारा ट्रैकिया चलता रहेगा ना, वहां वहां ये हमारा सी शेप का जो हिंज प्रेजेंट है वो प्रेजेंट रहेगा। और ये कहाँ तक जाएगा इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कि हमारा ब्रोंकस के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 टाइप के होते हैं, बट फिर ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं आगे, ठीक है? तो इनिशियल जो ब्रोंक्यूल होता है ना, सिर्फ वहां तक जाएगा, एल्वेोलार ब्रोंक्यूल या फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वहां पे नहीं जाएगा। मुझे पता है अभी थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा होगा आपको, बट आपको बस सीखना ये है थोरैक्स एंड एब्डोमेन में क्या अंतर है? ये तो बिल्कुल ही अलग है बच्चा जी, थोरैक्स और एब्डोमेन, इनमें तो कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। कहां से आप लेके आ गए थोरैक्स को? चलो जी, फिर ये हमारा क्या गया? ट्रैकिया जी। मैम ये क्या होता है? क्या को पकड़ती है मैम, उसे क्या बोलती हैं? बच्चा जी अभी उस पे आएंगे, 2 मिनट दो, ठीक है? उस पे मैं अभी आऊंगी, बस मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ अभी के लिए, ठीक है? इसको हम हिंज कहते हैं, HINGE हिंज, ठीक है?
तो ये इसको ऐसे करके पकड़ी होती है। फिर यहाँ पे आपको समझ आ गया, ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद ये किसमें आ गए, ब्रोंकिया, ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स, और ये तब तक डिवाइड करते रहेंगे ऐसे करके, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये तब तक ऐसे ऐसे करके डिवाइड होते रहेंगे जब तक कि ये एल्वेलाई इसमें नहीं आ जाते, ठीक है। द मोमेंट इनमें एल्वेलाई आ जाएंगे, ये वहीं पे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है जी। वरना ये क्या करते रहेंगे, ऐसे ही बाइफर दो पार्ट्स में डिवाइड होके ऐसे करके पूरा लंबा आगे तक, जहां पे इनमें एल्वेलाई आ गए वहां पे ये रुक जाएंगे, वरना फिर ये ऐसे करके बाइफरकेट ही करते रहेंगे, ठीक है। कितनों को ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है जी, चलो जी। अब अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा सीखना है तो मैं आपको ये चीज भी थोड़ी सी सिखा देती हूँ। देखो जी, यहाँ पे कहानी जो मैंने आपको सिखाई ना, वो ये थी बच्चा कि ये रहा हमारा ट्रैकिया, ठीक है। ये आके हमारा क्या ऐसे करके बाइफरकेट करेगा, बाइफरकेट मतलब यू करके डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने आपको क्या कहा, मैंने यूज किया वर्ड हिंज, बट जो एकदम एग्जैक्ट वर्ड जो आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वो हमारा क्या है बच्चा जी, कि यहाँ पे जो ये ऐसे करके शी शेप्ड की जो शेप में इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, बस एक दो बना देते हैं, ये इसको यहाँ पे भी पकड़ेगा, ठीक है। जब ये बाइफरकेट कर जाएंगे ना बच्चा, ये उस टाइम पे भी इनको ऐसे करके पकड़ा हुआ होगा इन्होंने, और फिर जब ये आगे जाके और डिवाइड हो जाएंगे, सपोज कर लो, क्योंकि आगे जाके प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियस में क्या ऐसे करके डिवाइड हो रहे होंगे, तो ये वहां पे भी इसको ऐसे करके कुछ टाइम तक ये पकड़े होंगे, उसके बाद ये लीव करेंगे, ठीक है। सेम ही हमारे यहाँ पे। अब इसका नाम क्या है, तो बेटा जी ये इसका जो नाम है दैट इज योर हाइलिन कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसे बच्चा, हाइलिन कार्टिलेज। दो तीन इंपॉर्टेंट वो हम सीख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसका पहला तो नाम है हाइलिन कार्टिलेज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इसको के बारे में सीखोगे वो ये है कि ये कैसा है बच्चा, डॉर्सली इनकम्प्लीट। नाउ व्हाट डज दैट मीन, डॉर्सली इनकम्प्लीट? डॉर्सली इनकम्प्लीट का मतलब ये है, मैंने आपको क्या बताया कि ये सिर्फ ट्रैकिया वाले पोर्शन को पकड़ा होगा, तो ये रही हमारी ट्रैकिया सपोज, ठीक है। अभी मैं आपको इसके स्पेसिफिक बता रही हूँ कि ये हमारी, अगर हम ट्रैकिया को कैसे ऐसे पाइप जा रहा होगा ना, हम ट्रैकिया को ऐसे काट दें तो आवाज वगैरह आ रही है? इसमें आ रही है। ठीक है, हमारा ये रहा ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया को इसने क्या किया हुआ है, इस तरीके, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैंने बोला ही नहीं इसलिए नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये रही हाइलाइन कार्टिलेज, इसने ट्रैकिया को यूं पकड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग तो वैसे भी साइंस डॉक्टर बनने वाले हो, ट्रैकिया के जस्ट पीछे हमारा क्या प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गेनल जाए पास होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हाँ जी, कनेक्टेड हमारा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत पार्ट्स कनेक्टेड रहते हैं। इसका नाम है बच्चा ओएसोफेगस, ठीक है। ये येलो वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज योर ट्रैकिया, ये हमारा ईसोफेगस या ओएसोफेगस जो भी आप लोग कहते हो, ये हमारा वो ऑर्गेनल प्रेजेंट है, और ये रहा हमारा हाइलिन कार्टिलेज। तो डॉर्सल साइड हो गई ये हमारी, ये क्योंकि ये कैसा है बच्चों जी, हाँ जी मैम खाना खाते छींक आ जाए तभी तो इसमें खाना चला जाता है ना कभी कभी। हाँ जी, खिलाएंगे आपको, जहाँ छींक आते है उसके बारे में बताएंगे, बट तुम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो कैंसिल करा दिया, और ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार वाला चैप्टर था कि तुमको हिचकी क्यों आते हैं, डकार। मैम हमने नहीं आप बोला पढ़ा था। देना इसे भी। मैम आप पढ़ाना। देखो पहले तो तुम्हारे एग्जाम में जितना सिलेबस आ रहा है पहले तो हम वही करवाएंगे, उसके बाद अगर हम, क्योंकि देखो मुझे पता है बहुत सारा टाइम हमारे पास बचेगा, क्योंकि आपके शायद विंटर वेकेशन कैंसिल हो गए आपके स्कूल में भी, राइट? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए आप, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि आपके ना क्या कर देते, दोपहर टाइम पे एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देते, मैम 1-2 बजे के लगभग में, बट कोई सोचा हमारी तो होगा मैम नहीं इवनिंग में है एक्स्ट्रा क्लास। किस टाइम से, मुझे टाइम बताओगे? मैम हाँ 1 जी, बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। हाँ 1 से साढ़े, ऐसे ये 1 से 5:30 है मैम। तो तुम्हारा स्कूल मैम टाइम ही हो गया 11 बजे बॉयज से को। कर दीजिए मैम। यस मैम। यस मैम। 1 घंटे की मैम 1 क्लास लगेगी ना, 4 क्लास मैम लगेंगी। 11 बजे से। नहीं 12 नहीं, हमने 1 बजे सोचा था ना, दोपहर तो तभी स्टार्ट होती है। यस मैम। हम हाँ 12 तो हम बजे लोग के तो बाद सोचा, में मतलब कर तुम्हारा दीजिए। 1 से 5:30 क्लास ही है स्कूल में, तो फिर क्या ही कर सकते हैं उसमें हम। चलो पहले इसको सीख लो, ठीक है। ये क्या
हो गया। अब दूसरा इनका काम इम्पोर्टेंट, हम आपकी आवाज अब कटनी शुरू हो गई। आवाज नहीं आ रही है मैम क्लियर। सच में आवाज नहीं आ रही है, बिकॉज मुझे एक बार नेटवर्क तो हो जी। और टैब, यार नेटवर्क तो पूरे 3 के तीनों है, मेरा टैब का 2 मिनट। मैम 2 मिनट, नेटवर्क 4 होते हैं ना। 3 में भी बहुत अच्छा काम करता है जी। एक कीपैड मैं वाले में इसको 5 होते हैं। क्या जी? कीपैड वाले में 5 होते हैं मैम। तो मेरा कीपैड नहीं है ना, लैपटॉप है, लैपटॉप में 4 ही दिखाते हैं मेन। एक सेकंड यस रुकिए। मैम। मैम वो तो मैम वाईफाई की दिखते हैं ना मैम 4 तो। कितना कितना तुम लोगों को बहस करना होता है ना अपने आप को सही करने के लिए, बाकी तो सही कर नहीं पाओगे। 1 मिनट दो मुझे बस। अभी थोड़ा ठीक हुआ क्या? फुल यस क्लियर मैम। यस मैम। वरना क्योंकि मेरे पास एक और नेटवर्क वाला है बचा हुआ, बट उसको मुझे चार्जिंग पे ऑन करना होगा। अब बताना अगर हमारा 1 सेकंड के लिए भी जाए तो। ठीक है, मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया है वैसे, क्योंकि अगर जाएगा तो फिर मेरे पास बस वही वाला एक ऑप्शन रहता है, उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोगों ने ये पूरा कंफ्यूज वो करवा देते हैं। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया था, और ये मैंने आपको क्या बताया कि ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ट्रैकिया वाले पोर्शन तक ही उसको कवर करती है, ऑइसोफेगस में नहीं जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट इसका क्या जाएगा कि ये बच्चा जी क्या करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कोई भी चीज आप सोचो कि ये जो हमारा ट्रैकिया है वो किससे बना हुआ है मिलके, मसल्स बहुत सारी इन्वॉल्व है, कोई हड्डी वड्डी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब जो चीज मस्कुलर होगी उसमें क्या हो जाता है, जैसे हमारे बोले तो ट्रेन के डब्बे होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, आपको जो एसी वाला होता है उसमें लोग ऐसा कहते हैं कि उसमें जो हमको जर्क्स लगते हैं, जो झटके लगते हैं वो कम लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ये ट्रेन के डब्बे जैसा हमारा एक पाइप जा रहा है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, कोलैप्स यस मतलब मैम। लड़ ना जाए किसी और ऑर्गन से, या आपस में ही ऐसे करके ना हो जाए, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करते हैं। कौन? यही हाइलेन कार्टिलेज। ये क्या करते हाइलिन हैं? हाँ जी, आप यहाँ पे बड़ा सा लिख के आओगे कि प्रिवेंट्स कोलैप्स। ठीक है, ये कोलैप्स को भी प्रिवेंट करता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैंने आपको बोला कि ये जो ट्रैकिया है, अभी मैं आपको बताऊंगी, उसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे उसके बारे में भी। ये जो हमारा ट्रैकिया है ना बच्चा जी, ये कहाँ से किस पॉइंट पे आके बाइफरकेट करा, देख रहे हो? ये स्टार्टिंग से तो एक चला आया, ठीक है, इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गन्स क्या है, आपस में थोड़े से मतलब जुड़े हुए नहीं है बट इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके जस्ट पीछे हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान और लगाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पीछे हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम भी लगातार चल रहा है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के T5 थोरैक रीजन 5 से आके क्या करना स्टार्ट करता है, बाइफरकेट करना स्टार्ट करता है, बाइफरकेट। ठीक है, समझ में आया ये तीनों पॉइंट आपको? मैम लास्ट वाला मैम थोड़ा बता दीजिए। ब्रोंकिया। ठीक है, ब्रोंकिया हमारा जो मैम ट्रैकिया था, सुनो मेरी बात, ट्रैकिया हमारा एक सिंगल पाइप की तरह आ रहा था। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये सिंगल पाइप की तरह यूं करके आ रहा था नीचे, बट ये यहाँ पे आके क्या 2 पाइप्स पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देख रहे हो ये पीछे जो येलो लाइन आपको दिख रही है, ये हमारी क्या थी, सिंगल एक उस लाइन में आ रही थी आराम से ऐसे करके, बट यहाँ पे आके क्या हो गई, 2 पार्ट्स में यूं करके डिवाइड हो गई। तो ये कौन से पॉइंट से डिवाइड हुई है बच्चा जी? इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं T5। क्या कहते हैं? T5 पॉइंट से ये हाँ डिवाइड हो जाती है, और इसको अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया बोलना, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकिया। ट्रैकिया वर्ड हट गया, वर्ड आ गया ब्रोंकिया। सबसे पहला ऑर्गन हमने कौन सा सीखा? नोज। नोज के बाद कौन आया, बोलो जी? क्या नाम था उसका? फेरिंग्स। आयुष जी आपने बोला था, याद रखेंगे आप भी। फेरिंग्स के बाद क्या आया था? लैरिंक्स। फेरिंग्स।
ठीक है। लेरिंग्स के बाद अब क्या आ गया हमारा? ट्रैकिया ये रही पतली सी ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आया? ब्रोंकाई ब्रोंकियाई, ठीक है। या फिर आप इसको ब्रोंक्यूल्स भी, अभी क्योंकि और जब डिवाइड होगा तो इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आएगा सबसे लास्ट पार्ट? एल्वेओलाई। और ये सब का सब कहाँ पे हो रहा है? लंग्स। अब किसको कोड चाहिए इसको याद करने के लिए? किसी को नहीं। क्लियर हुआ सबको ये पार्ट? ठीक है। यस मैम। ये यहाँ पे Yes, इस पॉइंट से आके बाइफर्केट कर जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, कि ये जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज मैंने जो आपको बताया, ये हमारा कहाँ तक चल रहा होगा? ठीक है। तो देखो बच्चा जी, ये जो हमारा ब्रोंकियाई है ना, इसके भी आपको ना मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि बहुत सारे पार्ट्स हैं। कौन सा? प्राइमरी ब्रोंकियाई पूरा लिख लेना, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकियाई एंड देन हमारा टर्शरी। तो ये क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई में तो तीनों में जाएगा, बट ब्रोंकियाई के बाद कौन सा आता है? जैसे ही इसमें एक और डिवीजन बनता है ना, उसी मोमेंट को हम कह देते हैं ब्रोंकियोल। क्या कहते हो बच्चा जी आप उसे? ब्रोंकियोल। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ साथ में लिखा ना ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियोल, तो यहाँ पे ब्रोंकियोल आ गया, ब्रोंकियोल। ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स के भी हमारे 3 पार्ट, कौन से? इनिशियल, कि इसमें भी अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी कर दोगे तो हो जाएगा कब, क्या बोलते हैं, खिचड़ी। तो खिचड़ी हमको खानी नहीं है। इनिशियल, फिर टर्मिनल, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्या? और रेस्पिरेटरी। नहीं बच्चा, रेस्पिरेटरी। ठीक है। तो हमारा जो ये जो हमारे ये प्रेजेंट है ना हाइलिन कार्टिलेज, ये हमारे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और लास्ट हमारे यहाँ पे है। समझ में आया आपको चीजें? कहाँ तक प्रेजेंट है ये हमारे इनिशियल ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट है। उसके बाद ये कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं किए गए। कितनों को ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं हमारी डक्ट्स के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम थोड़ा सा लंग्स के बारे में भी पढ़ते हुए जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज। क्या समझते हो दोनों से? कंडक्ट करना और एक्सचेंज करना। कंडक्ट करना और एक्सचेंज करना। क्या चीज कंडक्ट करना आमन जी, इतनी स्पीड से बोले आप? फूड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। गैसियस एक्सचेंज को, बिल्कुल सही, गैसियस एक्सचेंज को कंडक्ट करना। क्यों जी? जैसे अगर आप कंडक्ट करने का मतलब क्या हुआ? आपने क्या बोलते हैं, ये अभी सबके सब ठंड में करना है, ठीक है। हम लोग जैसे अभी हमारा बाहर का टेम्परेचर कितना, 12 डिग्री 13 डिग्री। हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कैसा, 30। हमारी बॉडी के अंदर वो गैस आते आते, क्योंकि हम जो इनहेल कर रहे हैं, हमारी नाक के पास तो वो एबिलिटी नहीं है कि वो बाहर के टेम्परेचर को क्या कर देगी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देगी। तो ये बॉडी जो हमारी जो गैस है वो इसी फॉर्म में पहले अंदर जाएगी, फिर अंदर एक जगह पे आके क्या कर देगा, उसको टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देगा हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप कभी भी किसी भी वाले जगह पे भी जाओगे अगर, तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ड्राई, बट फिर भी आप जब क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे करते होगे, तो क्या देखते होगे कि आपके हाथ में हल्का से क्या जाता है, वेपर्स, मतलब हाथ में तो नहीं होता है। अगर आप कोई कांच का वो लोगे या कोई लोहे का या स्टील का कुछ लोगे, तो उसमें आप ऐसे करके जैसे ना भाप करोगे, तो वो कैसे आती है, ह्यूमिड आती है। मतलब क्या, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। बल्कि आप कैसे एनवायरमेंट में हो, आप हो ड्राई एनवायरमेंट में। हाँ जी, मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे लोग क्या बोलते हैं गाड़ी के मिरर में हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, ठंड में तो क्या अपने आप ही आ जाता है, बट अगर आप किसी ड्राई भी एनवायरमेंट हो जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो वहां पे भी आप ऐसे करके करोगे तो क्या जाएगा, आपके इसमें थोड़ा सा भाप आ जाएगा। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी को मैग्नीफाई करना। क्या वर्ड यूज करोगे, ह्यूमिडिटी को मैग्नीफाई करता है। ठीक है जी। पहला क्या हो गया कि टेम्परेचर को मेंटेन करेगा हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। दूसरा आ गया ह्यूमिडिटी को मैग्नीफाई करना, कितने ज्यादा टेम्परेचर में आवाज टेम्परेचर चले जाओ, आप अगर सांस लोगे तो आपके मुझे ठंडी सांस नहीं, हमेशा गर्म कलर की सांस ही आई। आवाज ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। क्या आवाज चली गई थी अभी आपकी, क्या बोला आपने, सुनाई नहीं दिया था। क्यों अमन जी? यस मैम। क्लियर हो गए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वरना फिर नेटवर्क वाला चाहते हो तो
मैम फिर अब कट रही है आपकी आवाज। फिर गई। इसमें फिर एक मिनट दो, एक मिनट अब दो फिर मुझे। मैम आप सही आ रही है, आप कंटिन्यू करो। अरे तुम लोग रहने दो, मुझे पागल बनाते रहोगे। ठीक है मैम, आई गई आई गई आई गई, यही चलता रहेगा हमारा। मैम ये जब समझ में नहीं आता ना तो बोल देते नेटवर्क। हाँ सबसे बेस्ट मुझे भी यही लग रहा है, ये सबसे चालू तरीका है तुम लोगों का। अच्छा खासा पता 3 डंडी दिख रही थी उसमें, अब तुम लोग ना इसको फ्लक्चुएट करवा करवा के गैलेक्सी टैब कनेक्ट। मैम ठीक आवाज आ रही है, आप पढ़ाओ। तुम लोग उसमें भी दिक्कत हो रहा था, घर के वाईफाई को मैंने छोड़ दिया था। अभी ठीक आ रहा है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि ये मेरा सबसे बेस्ट नेटवर्क है जो हमें कंपनी ने दिया है, उसके अलावा नहीं। बट आज मेरी क्या है 4 क्लासेस होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा बचा बचा के रख लिया जाए। तुम लोग सुबह ही सुबह यूज करवा रहे हो। चलो, कंडक्टिंग का आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया कि कंडक्टिंग वाला हमारा क्या करेगा, मेंटेन्स टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को भी, आर्द्रता जिसको आप कहते हैं हिंदी में शायद। ठीक है, ह्यूमिडिटी को भी ये क्या बोलते हैं, मेंटेन रखता है। ठीक है, अब आ जाइए जी कि ये काम करवा कौन रहा है। उससे पहले हम ये थोड़ा सा इसके बारे में एक जनरल सी लाइन जो है वो फटाफट से देख लेते हैं। देखो बच्चा जी, ठीक है, पल्मोनरी के बारे में आपने थोड़ा सा सीख लिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, कि एटमॉस्फेरिक एयर को हमको कहाँ तक पहुंचाना है, एल्विलाई तक पहुंचाना है, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं। कि हम लोगों ने पल्मोनरी वेंटिलेशन अभी जस्ट पढ़ के आए हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड एल्विलाई ऑफ लंग्स। तो ये तो बिल्कुल ही फिट बैठता है इस पे। दूसरा आपने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी पढ़ा, जो कि इसी का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिंग पार्ट्स आ रहे हैं वो कौन से, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाले भी आ रहे हैं। क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो इनफ्लो और आउटफ्लो कर रहा था वो किसका कर रहा था, एल्विलाई ऑफ लंग्स एंड हमारा ब्लड कैपिलरीज। तो वो दोनों हमारे इसमें आ जाएंगे। और बचे हुए दो कौन से रह गए हमारे, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। वो किसका पार्ट है, वो हमारा एक्सचेंज वाले का पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट में हमने क्या करा, ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को इनटू एल्विलाई में, और साथ में क्या करते हैं, देखो जी ये क्या कर रहा है, क्लियर भी करेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब चलो जी वो चीज भी मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ कि आप मुझे सोच के बताइए, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन भर भर के है, वो हमारे अंदर तक जा रही है। ये बात तो तुमने क्लियर की कि मैम नाइट्रोजन भी जाती है हमारे अंदर, बट फिर भी नाइट्रोजन हमारी बॉडी यूटिलाइज क्यों नहीं करती है, वो ऑक्सीजन ही क्यों ले रही है। पाइप से में जो पाइप से होता है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो छान छान के ऑक्सीजन को ही ले जाने देते हैं बस, और किसी को। नो 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 नो, बिल्कुल गलत आंसर जी। हमारा जो नाइट्रोजन है ना बच्चा, अभी मैं आपको अपना अच्छा वाला जब डायग्राम बनाऊंगी ना, तो वो हमारी एल्विलाई तक पहुंचता है। यस मैम, बट एल्विलाई। वहां पे जाके क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो तुम इसकी बात कर रहे हो ना, वो सारे तो हमारे कंडक्टिंग पार्ट्स में प्रेजेंट है, जिसको क्या कहते हैं आप, सिलिएटेड एपिथेलियल कॉलमुलर सेल्स कहते हो ना। जो कंडक्टिंग पार्ट्स हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे हैं, सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियल कॉलमुलर सेल्स, इस कॉलमुलर टिश्यू, यही वाले प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये आपने अपना कौन सा एक और चैप्टर जो था स्टार्टिंग वाला उसमें किया होगा, राइट। ये एक चैप्टर में हो चुका है ना, जिसमें हमारा मसल्स के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नो मैम। क्या मैम, एनसीईआरटी के एक पर्टिकुलर चैप्टर में ये था, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को, हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें आपने पढ़ा है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एपिथेलियम, इनके बारे में पढ़ा होगा बच्चा जी। चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके अर्थवर्म, फ्रॉग और उसके बारे में है। ठीक है, तो उसी मैम से बहुत लिया हुआ कम ये पढ़ा है। चैप्टर लिखता मैम सेल है। मैम चैप्टर 7 में बस एक ही पढ़ा था। ओके जी, कोई नहीं, अगर कभी मौका मिले तो उसको पढ़ना, वरना हम भी आपको पढ़ाएंगे ही जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। वैसे भी बहुत कम ही चैप्टर्स रह गए हैं आपके सिलेबस वाले, होपफुली हो जाएगा तो हम लोग फरवरी में वो पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले अभी इसको सुन लो कि मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा अभी, कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्यों होती है, नाइट्रोजन होने के बाद भी क्या होती है, यूटिलाइज नहीं होती है। क्योंकि इसका आंसर पता है कहाँ पे है, इसका आंसर आएगा हमारा
इसका आंसर 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 कहीं तो मैंने भी एक वर्ड यूज किया था, ये रहा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पे। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वहां पे ऑक्सीजन का तो कॉन्सेंट्रेशन लो है, बट क्या नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे? नो मैम। नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है तो एक्सचेंज कैसे होगा? तो हमारी बॉडी के पास हाँ जो डिफ्यूजन करने की एबिलिटी है वो सिर्फ ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन की नहीं है। ठीक है जी, ये बात आपको हमेशा ही याद रखनी है। तो जो नाइट्रोजन है वो डिफ्यूज ही नहीं करेगा, और हमारा जो ऑक्सीजन है दैट विल ओनली डिफ्यूज। ठीक है जी, चलो जी। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये ह्यूमिडिफाई करता है एंड ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी एयर को लेके आता है। ह्यूमिडिफाई मतलब भी आपको पता है। और ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल साइट होता है किसका, डिफ्यूजन का, कि ऑक्सीजन हमारा उसका कॉन्सेंट्रेशन जहां कम है वहां पे पहुंच जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां ज्यादा है तो वो उसको बाहर भेजेगा। ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। और ये कौन कंडक्ट करवाता है, ये हमारा करवाते हैं एल्वेलाई। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, ये आ जाओ जी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले पार्ट पे। ये रहा, आपको प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है लंग्स का। लंग्स कहाँ सिचुएटेड है, हमारी थोरैक चैम्बर में प्रेजेंट है। और कहाँ रेस्ट करती है, ये रहा हमारा डायफ्रागम इसके नीचे होता है, इसी पे ये रेस्ट करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको प्रोटेक्ट कौन करते हैं, ऐसे करके रिब्स, वो क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं उसे। पूरी की पूरी रिब्स जो होती है ऐसे करके हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर ही हमारे जो क्या फेफड़े बोलते हैं ना हिंदी में, फेफड़े जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोरैक चैम्बर के अंदर ये पैक्ड है और रेस्ट करती है डायफ्रागम के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाता है कि राइट लंग में हमारे 3 लोब हैं, देख रहे हो, 1 2 3, यहाँ पे हमारे 2 लोब्स हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइट लोब पे हमारे 3 हैं और यहाँ पे हमारे 2 लोब है। दूसरा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा कि ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन प्लूरा। ये किससे कवर्ड है बच्चा जी, एक डबल मेम्ब्रेन, हाँ, प्लूरा से कवर्ड है। और बाहर वाले प्लूरा को हम कहते हैं आउटर पेराइटल प्लूरा, और इनर वाले को, क्योंकि देखो इसका नाम में ही इसका आंसर भी है। ठीक है, इनर विसरल ऑफ प्लूरा कहते हैं। विसरल मतलब आप समझते हो ना, विसरल मतलब विसरल ऑर्गन्स। ये वर्ड सुना है हमने पहले कभी, आप लोगों ने ये वर्ड सुना है विसरल ऑर्गन्स? नो मैम। नहीं सुना? आपने हर्ट के बारे में पढ़ा है? हर्ट जो है हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विसरल। विसरल मतलब होता है नाजुक, अति नाजुक। ठीक है, तो जो ये हमारे फेफड़े हो गए, हमारी किडनी हो गई और हमारा हर्ट हो गया, ये कैसे ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन से, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है। तो इसको ना प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो भगवान है या कह लो हमारा सिस्टम है, उसने पहले से ही बहुत सारे प्रोटेक्शन दे रखे। अब सोचो लंग्स को उसने इतने प्रोटेक्शन दिए हैं, और लंग्स के बीच में कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारा हर्ट भी होता है, लंग्स के हल्का सा लेफ्ट साइड में, राइट। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक हमारा हर्ट भी प्रेजेंट होता है। तो देख रहे हो कि हर्ट हमारा किस किस से प्रोटेक्टेड है, हमारा लंग्स भी उसको प्रोटेक्ट ही कर रहा है, डायफ्रागम में वो भी रेस्ट कर रहा है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आगे से थोरैक चैम्बर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, नाजुक ऑर्गन्स जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ जाता है इसका, ये रहा फ्लो चार्ट। अब मुझे बताओ कि ये फ्लो चार्ट अब किस किस को याद नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे जितने भी बच्चे हैं सबको याद है, बोलो जी। सबसे पहले तो याद है मैम, पहले ही आपने नोज से जो पढ़ाया था, सबसे पहले नोज, ये फिर एक बार और बोल दो। फेरेंस, लैरेंग, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ब्रोंचियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, साथ में ब्रोंक्यूल, एल्वुलाई, लंग्स, लंग्स। सबको रट गया है। ठीक है, फिर भी जाके एक बार नेहा मैम से कोड मांग लेना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी ना। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा का पूरा वही चार्ट। नोज एंड साथ में नेजल कैविटी, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि नोज हमारा नॉस्ट्रल जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है वर्ड यूज करने में, नथुने जैसे कहते हैं हम। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम नॉस्ट्रल कहते हैं। उसके अंदर जो ये जा रही है ना, ये अंदर जो होल होते हैं उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। वो ओपन होती है फेरिंग्स में, ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। एल्वेलाई तक आपने पढ़ लिया है। कौन है भाई ये लेजी इंटरनेट?
ये कौन बच्चा आया है क्लास में लेजी इंटरनेट करके जो ज्वाइन हुआ है भाई? कोई नाम लेजी इंटरनेट जी, आप मुझे अपना नाम बताएंगे क्या? दस बार 10 क्या जी? अरुण जी, आप कुछ कह रहे थे? नो मैम, गलती से। ओके जी, कोई नहीं। हाँ जी, प्लीज क्लास के उसको थोड़ा सा मेंटेन रखें, ठीक है? हाँ जी प्लीज, थैंक यू आयुष जी। चलिए जी, कोई भी है, चाहे लड़की है या लड़का है, बट यू आर नॉट अलाउड टू कमेंट लाइक दिस, ठीक है? इन स्पेशली मेरी क्लास में, क्योंकि मेरी क्लास में अभी तक मैंने मतलब फॉर गॉड ग्रेस कभी भी किसी भी बदतमीज बच्चे को क्लास में फेस नहीं किया है, एंड आई वुड लव टू कंटिन्यू विद दैट। चलो जी, ये वाला पार्ट शायद आपको मैम ने नहीं करवाया होगा, बट यस, ये आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो प्लीज 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 नेक्स्ट क्लास में आई वॉन्ट एवरीवन, देखो जैसे मैंने आपको एक चीज यहाँ पे अभी रटवा दी है, ये वाला पार्ट आपको थोड़ी बहुत चीजें तो मैं याद कराऊंगी, 8 में से 5 चीजें मैं आपको यहाँ याद करा दूंगी, 5 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 4 मैं यहाँ याद कराऊंगी, और बाकी आप घर से याद करके आएंगे कल के कल। कल ही हमारी क्लास है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, जैसे आज मैं सुबह किसने ज्वाइन करा था? अमन था और कोई और भी था एक बंदा, किसने आज सुबह ज्वाइन किया था जिसका मैं टेस्ट ले रही थी? वाइवा वाइवा खेल रहे थे हम लोग, ठीक है? आप लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे सो दैट हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अच्छा आयुष जी, आप थोड़ा लेट आए थे, ठीक है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हैं? ये रहे मैम, 8 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। देखो आप लोगों ने, मुझे पता है कि हमने एलिमेंट किंगडम चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं किया है, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत चीजें वहां की समझ में आई होंगी। क्या चीज? कि वहां पे जब हम स्टार्ट करते हैं, मुझे नाम याद आ जाता है बट अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है? कि हमने कैसे पढ़ा था कि जो हमारी सबसे पहला फाइलम कौन सा था? हाँ जी, शायद शिव जी थे, बिल्कुल सही तस्लीम जी, ठीक है? सबसे पहला फाइलम था हमारा पॉरीफेरा, ठीक है? और सबसे एडवांस्ड वाला कौन सा था बच्चा जी? सबसे एडवांस थे हमारे मैमल्स, ठीक है? मैमालिया हमारा सबसे एडवांस था। तो प्रिमिटिव और एडवांस का मतलब आप लोग क्या? ओके जी, बिल्कुल, थैंक यू जी आयुष जी, ठीक है? ऐसे ही बच्चे चाहिए जो डेडिकेटेड रहे पढ़ने में, ठीक है? क्या है जो हमारा, क्या प्रिमिटिव से ये एडवांस की तरफ बढ़ा। हम लोगों ने जब आपको थोड़ा सा वो चैप्टर जिस भी मैम ने करवाया होगा, हल्का सा तो करवाया था, तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी हमारे स्टार्टिंग के ग्रुप के फाइलम्स थे, तो वो क्या थे बच्चे जी? वो फाइलम्स हमारे कैसे थे? उनमें ना कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट था, ना डाइजेस्टिव सिस्टम था, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम था, ना सर्कुलेटरी सिस्टम था, ना ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, किसी भी टाइप का कोई सिस्टम नहीं था। बट जैसे जैसे हम पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा, फिर आगे एस्केलमेंथीज, इन सब चीजों में बढ़ते जा रहे थे, कुछ कुछ टाइप में ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होने लगा था। कुछ में हमारा जैसे हम सर्कुलेटरी की अगर बात करें तो क्लोज, ओपन या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इस तरीके की चीजें पाई जाने लगी थी। बट क्या था, कुछ चीजों का इन्वेंशन होना स्टार्ट हो गया था। तो वही चीज हमारे यहाँ पे भी है कि जनरल बॉडी सरफेस से हमारे जितने भी प्रिमिटिव फाइलम्स हैं, स्टार्टिंग वाले फाइलम है, वहां पे क्या था? ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है? पॉरीफेरा से लेके एस्केलमेंथीज तक, ठीक है? फिर आ जाते हैं मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल, ठीक है? मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल, स्किन के क्यूटिकल से कौन से करते हैं? फ्रॉग, ठीक है? फ्रॉग का तो आपको पता ही है, फ्रॉग की तो कहानी ही थोड़ी सी अलग है। हाँ जी, फ्रॉग के पास तीनों टाइप से रिस्पायर करने की कैपेबिलिटी है। तीनों टाइप मतलब स्किन से या क्यूटिकल से, हाँ जी, गिल से और लंग्स से भी। बिल्कुल सही बोले जी जिसने भी आंसर बोला, ठीक है? फिर आ जाता है गिल्स वाली कहानी। गिल्स वाली कहानी में हमारे, द मोमेंट आप वर्ड यूज करते सुनते हो गिल्स, आपके दिमाग में चलने लगती है मछलियां, क्योंकि मछलियों में ही हमने सबसे ज्यादा गिल्स देखे हैं। वो डायग्राम जो बचपन में ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है? ये, ठीक है, इस तरीके का हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं, तो ये हम लोग की क्या मछलियां हैं, मछलियों में गिल्स हैं, गिल्स में वो हमारा रेस्पिरेशन को यूज करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जनरल बॉडी सरफेस का समझ में याद हो गया है। जनरल बॉडी सरफेस में हमारे कौन से एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा से एस्केलमेंथीज। कितनों को ये याद हो गया? ठीक है, ये क्योंकि प्रिमिटिव वाले हैं तो ये आपको याद हो गया। चलो जी, थैंक यू जी। और मेरे अकॉर्डिंग आपको मॉइस्ट स्किन वाला भी समझ में आ गया, अर्थवर्म एंड फ्रॉग। एक जो मैं आपको याद कराऊंगी वो याद कराऊंगी ये लिमुलस वाला। वो अभी सारे के सारे बच्चे अपने चैट बॉक्स में लिखो लिम्यूलस,
क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, गिल्स वाला तो आपको समझ में आ गया। देखो गिल्स वाला, थैंक यू आयुष जी, कि हमारे जैसे पहले तो आपको फिश समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो एनिमल्स जो हमारे पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी लाइफ साइकिल पानी के अंदर रहती है, उसमें हमारे गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और जब तक हमारा फ्रॉग टैडपोल स्टेज में रहता है, उसके पास भी गिल्स ही प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं बुक गिल्स, जो मैं याद करा रही हूँ आपको। बुक गिल्स को भाई हम बुक गिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रही उसकी एलोवेलाई लंग्स, उसमें भी क्या है, एलोवेलाई अंदर जाके प्रेजेंट है। ठीक है, उनकी जो एलोवेलाई होगी ना, एलोवेलाई ऐसी होती है, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि हमारा कैसा दिख रहा है, बुक की तरह। जैसे ये छोटी सी डायरी दिख रही होगी आपको। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे करके देखोगे, ठीक है, तो ये आपको कैसे कुछ इस तरीके से ही दिख रहा होगा कि हमारे बुक के पेजेस ऐसे। ठीक है, हमारे बुक के पेजेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने बुक गिल्स। और उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम क्या है? लैमेला। ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है? आप सबने लिखा और मेरे को पता चल गया कि आपको याद हो गया है, लैम्यूलस। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा किंग क्रैब भी कहते हैं उसे, और ये हमारा इकलौता लिविंग फॉसिल है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आते हैं, नेम अ लिविंग फॉसिल इन विच बुक गिल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो फॉसिल्स का मतलब हमेशा जाके प्लांट्स में नहीं अटक जाता है, क्योंकि टेरिडोफाइट को हम एज अ फॉसिल्स बहुत तरीके से पढ़ चुके हैं, उसमें आते हैं हमारे बुक गिल्स। ठीक है, एनिमल्स में। ठीक है, फिर ये बुक लंग्स के बारे में, ये आपका 4 जो है आपके होमवर्क है। लास्ट वाला आपको याद होगा, बट ये जो बुक लंग्स है वो हमारे स्पाइडर और हमारे स्कॉर्पियन में प्रेजेंट है। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स जो है हमारा कॉकरोच में प्रेजेंट है। टिनिडिया गिल्स जिसे हम कहते हैं, या पल्मोनरी सैक, वो हमारा लंग्स जिनको हम कहते हैं, वो हमारा मोलस्कास में होते हैं। एंड लंग्स जो है हमारा एम्फीबिया से लेके मैमल्स तक में आते हैं। ये चार स्टार्टिंग मैंने समझा दिए हैं, मेरे अकॉर्डिंग याद भी है सारे के सारे, जितने भी बच्चे क्लास में होश में हैं, और लास्ट के 4 आप याद करके आएंगे। मैम बुक लंग्स और पढ़ा दीजिए मैम। बुक लंग्स भी बच्चा कुछ नहीं है, कि लंग्स का जो हमारे अंदर जो लैम स्ट्रक्चर होगा ना, वो भी हमारे लैमिल इसकी तरह ही होगा। जैसे इसमें लैमिले प्रेजेंट है ना, तो लंग्स में भी कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि हमारे बुक्स की तरह ही दिख रहे होंगे। और ये किस में पाए जाते हैं? स्पाइडर में और हमारा स्कॉर्पियन में। ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे, कॉकरोच में होते हैं। टिनिडियल या गिल्स जिसे हम कहते हैं, या पल्मोनरी सैक जो होते हैं, वो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मोलस्का कहते हैं। और लंग्स जो है हमारी, वो तो पता ही है आपको, एम्फीबिया से लेके सारे मैमल्स तक में लंग्स ही प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा मेहनत करो यार, मैंने इतनी मेहनत करके आपको ये चैप्टर डिजाइन किया, मतलब करा है। कितने बच्चे हैं क्लास में? भी 12-13 बच्चे हैं। तो मुझे ना एक लंग्स वाला एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी करवाने का मन था, बट कोई नहीं, फिर हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लें, या अभी कर सकते हैं लंग्स वाला? अभी कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं ना? चलो जी, वही कल किसने देखा है, 5-6 पॉइंट्स की बात है। हाँ जी, उसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है आपका ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट, जो जितने भी ऑर्गेनाइज वाले पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा जी। ठीक है जी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बस 6 से 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लंग्स के बारे में बताना चाहती हूँ। और लंग्स भी नहीं, स्पेशली आपके स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई के बारे में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की क्लास में आपके पास बहुत ज्यादा याद करने के लिए है नहीं। ठीक है, तो आप लोग, यहाँ पे क्यों नहीं खुला भाई? तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कल के लिए याद करके आएंगे। एल्वेलाई का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता है कैसा, ये जो हमारे ब्रोंकियस या ब्रोंकियल जहां एंड करते हैं, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, गुब्बारे जैसा। हाँ जी, बिल्कुल सही, गुब्बारे जैसा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारे क्या है बच्चा जी, दिस इज आर यूनिट्स ऑफ लंग्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ में लिखते भी जाइए। और ये कितने एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया? हमारे लंग्स में कितने एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं? 1.25 लाख। अब ये मुझे नहीं पता 1.25 लाख कितना होता है। अबाउट 300 मिलियन एल्वेलाई जो होती हैं हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहला तो पॉइंट बहुत कम बताया, पता नहीं। हाँ, 1.25 लाख तो बहुत कम हुआ। 1.25 लाख मतलब 1,25,000, राइट? यस मैम। चलो, दूसरा आ जाता है। दूसरा हमारा इसका पॉइंट क्या हो जाता है कि इसका जो ये प्रेजेंट है, कितने एरिया में प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट इन 80 से 100
मीटर स्क्वायर के एरिया में प्रेजेंट होती है ये। ठीक है जी, बहुत थोड़ा सा एरिया ले रही है, बट अगर देखा जाए तो बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा खासा एरिया ले रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पूरी की पूरी वेसल से मिलके बनी है, तो इट इज हाईली वेस्क्यूलर। कैसा है बच्चा जी ये? हाईली वेस्क्यूलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहोगे आप इसको कि यहाँ पे ही आके हमारा क्या होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों Diffusion एक्सचेंज होता हो है। रही है? हाँ Diffusion। जी, डिफ्यूजन, बिल्कुल सही बोले अरुण जी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इस क्लास में बच्चे भले ही 20 रहते हैं बट इंटरेक्ट करते रहते हैं। आई लव दिस। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एक बैच तो ऑनेस्टली मेरा ऐसा है ना, उसमें बच्चों की स्ट्रेंथ भले ही 50 के ऊपर रहती है, छोटे से बड़े होते हैं, बढ़ती रहती है। ठीक है, बट वो क्या है, पूरे के पूरे भोंदू बच्चे हैं। मेरे को लगता है कि कब ये लोग बोलना सीखेंगे। चलो जी, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा कि यहाँ पे कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो नंबर नाम मतलब ऐसे हैं, सब मैसेज लिख रहे होते हैं, देख कॉपी हो रहे हैं। नंबर ऑफ डिफ्यूजेबल मेम्ब्रेन्स कितनी है? डिफ्यूजेबल, डिफ्यूजेबल वर्ड क्यों फिर तुम लोगों को कंफ्यूज करना। नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स कितनी प्रेजेंट है? कोई बताएगा कितनी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती होंगी? जहां पे इनको डिफ्यूजन करना होता होगा, कितनी मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही हैं? डिफ्यूजन जैसे इसको करना होता होगा, आपको पता होगा, इसके बीच में, ये इसके और इसके बीच में। मैम 3 हो गई। ये एल्वेलाई है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कैपिलरी है, राइट, ब्लड कैपिलरी। रेड होनी चाहिए थी बट हम कर ले रहे। ठीक है, 3 कहाँ से हुई आयुष? अमन जी मुझे बताना, तुमने आंसर तो सही दिया है। मैम 2 हो गई। नहीं, मैम आंसर 3 है। अमन ने तो सही मैं दिया है। बता रहा हूँ मैम, एक बीच में। मैं इसको बता रहा क्या हूँ मैम। कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मुझे नाम भी बताओ, अगर तुम्हें पता है तो इसका नाम प्लूरा। भी बताओ। प्लूरा। इनर एंड आउटर प्लूरा। क्या बात है जी, बड़े होशियार बच्चे हैं। बिल्कुल सही का जवाब दिए हैं ये कि यहाँ पे हमारी 3 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स हैं। सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है हमारी बच्चों फ्लूइड की, फ्लूइड भी तो होता है ना। हाँ जी, प्लूरल फ्लूइड ही है वो। ठीक है, चलो जी, सबसे पहली हमारी कौन सी है? एल्वेलाई मेम्ब्रेन। अगली क्लास में मैं इसको बड़ा सा पूरा लिख के आऊंगी। सिंपल एपिथेलियम कॉलमुलर एपिथेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये हमारी एल्वेलाई मेम्ब्रेन ये रही। ठीक है, इसकी ये वाली जो मेम्ब्रेन जा रही है नीली वाली। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी है? ब्लड कैपिलरी की। इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? एंडोथेलियम, ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इसको ऐसे लिखोगे, सिंपल एपिथेलियम सेल्स ऑफ एल्वेलाई मेम्ब्रेन। और लास्ट जो हमारे सिक्सर मारा किसी बच्चे ने, दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बच्चा जी बस खत्म हो रही है अमन जी, ऑलमोस्ट एंड है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन तीनों की ना बच्चा एक थिकनेस भी होती है, दैट इज योर व्हाट, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है इन तीनों की मिला के वो हमारी लेस देन 1 मिलीमीटर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो हमारा बस एक फोर्थ वाले से मिलता जुलता वाला पॉइंट है, उसके बाद हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, क्योंकि इतना मैंने सोच के आई थी कि इतना आपको पढ़ाना है। सिक्स्थ आ जाता है जो कि कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते होंगे। डिफ्यूजन को मुझे पता है आपने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, बट इस सेल के अंदर आपको क्या लगता है कि कितने कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमारे इसको इफेक्ट कर रहे होंगे? इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मुझे बता दो 3 चीजें यहाँ पे डिपेंड करती होंगी। कौन कौन सी? पहला, आपको नहीं लगता कि जो इसकी थिकनेस है इन तीनों की, वो इसको इफेक्ट कर रही होगी डिफ्यूजन को? अगर ये सपोज कर लो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी इसके बीच का जो गैप, तो क्या डिफ्यूजन इजिली हो पाएगा? नो मैम। नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर इसकी जो लेयर है ये पतली हो गई तो डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा? बहुत फास्ट हो जाएगा मैम। हाँ, तो आप पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? थिकनेस। मैम पोर बीच बीच में। ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। मैम पोर बीच बीच में। क्या बच्चा जी? मैम छेद बीच बीच में। नहीं समझ में आई, मैं समझ पा रही हूँ देवेंद्र जी आपकी बात। नहीं, दूसरा जो इसका पार्ट आ जाएगा बच्चा जी, फटाफट से कर देते हो क्योंकि इसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट टर्म पे कर दूंगी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मतलब वही वाला पार्ट कि कौन सी गैसेस यहाँ पे सॉल्युबल है। क्या नाइट्रोजन यहाँ पे सॉल्युबल थी? नहीं थी। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ पे सॉल्युबल है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस प्रेजेंट है। तीसरा जो एक आता है वो पार्ट शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, दैट इज योर पार्शियल प्रेशर। यहीं से हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी। बट
फिर से आपका वाइवा स्टाइल होगा। आप लोग सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, क्लास में 5 मिनट पहले थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे। मैम ठीक है इसको जी, छोटा करते हैं। यस मैम। बच्चा छोटा कर तो दिया मैंने, बस इतना ही छोटा होगा, पूरे पेज पे आ तो गया फिट। ठीक है, ये पार्ट आप लोग करके आएंगे अपने एंड पे। चलो जी, थैंक यू एवरीवन लास्ट तक बने रहने के लिए, फॉर ज्वाइनिंग एंड Thank you, ma'am. पढ़ने के मैम लिए। वो थर्ड पॉइंट कौन सा था फैक्टर का? थर्ड पॉइंट पार्शियल प्रेशर। Partial pressure. ओपन बैच बच्चा जी, मुझे एक चीज देखना पड़ेगा, रुको जी। G20 के अलावा आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, पता है मुझे एक बार पूछना पड़ेगा। मैम मैं एक बार होता है पूछ ओपन बैच, मैं पूछ लूंगी, शायद किसी और टीचर का होता होगा। शाम के ठीक टाइम है, होता है 9:30 बजे। मैम Yes, शाम की ma'am. क्लास का नहीं आता अभी भी ओपन बैच किसका का नहीं लिंक का। किसका नहीं आता बच्चा जी? मैम शाम की क्लास का, मैम शाम की क्लास जैसे हुई ना, तो उसी का 8:30 बजे या फिर 9 बजे ओपन बैच वाला वो नहीं आता है लिंक। मैम आपको बताया था मैंने। आयुष, मैं आपकी बात क्या बोलते हैं आज पहुंचा दूंगी पक्का। एक्चुअली अभी मेरे कल तक ना पास है हमारी मैम टीम लीड दोनों जो थी ग्रुप ना, ज्वाइन। वो मैम लिंक, छुट्टी पे थी, तो मैम लिंक आज मैम भी भेज दूँ मैम? G20 अरुण जी क्या कह रहे हो आप? मैम मेरे पास मैम उसका लिंक मैम ने भेजा था।